नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब वक्त आपके पसंदीदा शो देश प्रदेश का। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अगले आधे घंटे देश और प्रदेश दोनों की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के ओडिशा दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में रोड शो किया और जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले 1 दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। उनकी झूठ और अफवाह की दुकान चल रही है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। पीएम मोदी के ओडिशा पहुंचने की खबर आपने देखी। अब बारी है प्रदेश की खबर की। प्रदेश सरकार महाकुंभ की महातैयारियां कर रही है। उन्हीं तैयारियों पर फोकस करते हुए आज सीएम योगी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह के साथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महाकुंभ की तैयारियां फोकस में रही। वहीं प्रदेश के विकास से जुड़ी लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है, उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा यादगार बनाएं कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो। सर, कल सभा का डेलीगेशन जा रहा है संभल। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम संभल में पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, मुख्य रूप से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की। सभी मंत्री राज्यों में जाएंगे और राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करेंगे। महाकुंभ की तैयारी और महाकुंभ के लिए सभी मंत्रियों को किसी न किसी प्रदेश में जाकर के वहां के महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और जो विशिष्ट जन हैं उनको आमंत्रित करना और कुंभ को, और दुनिया के लोग आने वाले हैं तो एक अच्छी अनुभूति लेकर के जाएं। उसकी सभी तैयारियों में सभी मंत्रियों की कहीं न कहीं भूमिका रहे और प्रांतों में जाकर के रोड शो करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो अतिथियों को आमंत्रित करना, इस तरह की व्यवस्था में भी सभी मंत्रीगण को लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के साथ महाकुंभ को और भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है।
महाकुंभ की महातैयारियों की समीक्षा के लिए ये बैठक की गई। बारी है प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव के परिणाम आए थे और उसमें जीत का परचम लहराने वाले विधायकों का आज लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देखते हैं रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा से हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 7 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 7 नवनिर्वाचित विधायकों में से 6 बीजेपी के हैं और 1 आरएलडी से। शपथ लेने वाले ये 7 विधायक कौन हैं और ये किस सीट से जीत कर आए हैं, अब ये भी जान लीजिए। जिन 9 निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली उनमें फूलपुर से दीपक पटेल, कुंदरकी से रामवीर सिंह, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझुआ से सुचिस्मिता मौर्य, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र सिंह और मीरापुर से रालोद की मिथिलेश पाल शामिल हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुभकामनाओं के साथ ही जनता से जुड़कर काम करने की सीख भी दी। प्रदेश के विधानसभा का सदस्य बनने अपने आप में गौरव की बात है। देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, और आज जिस समय निर्वाचित होकर आए हैं उस समय एक अवसर है जनता की सेवा का, जनता के बीच में जाकर जनता के साथ मिलने का। एक अवसर है कि इस समय ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं कि जिनके काम को यदि हम जनता के बीच में उपस्थित हो जाएं तो उसके कारण हम दोबारा जीत करा सकते हैं। मैं इस बात को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सहित तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ की खबर के बाद अब देश प्रदेश में बात करते हैं विपक्ष के विरोधी सुरों की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामे के बाद बाहर निकलते विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। स्थगित होने के बाद विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा कि अडानी पर चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आया है, ना विषय उन्होंने स्पष्ट किया है, ना तारीख उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे उस दिन हम सदन चला पाएंगे। गवर्नमेंट संबल के मुद्दे पे भाग रही है, गवर्नमेंट अडानी के मुद्दे पे भाग रही है, गवर्नमेंट मणिपुर के मुद्दे पे भाग रही है। अब गवर्नमेंट जब चाहती नहीं सदन चले तो सदन कैसे चलेगा? हालांकि इस आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि सपा सांसद डिम्पल यादव ने उम्मीद जताई है कि सोमवार को दोनों ही सदनों में कार्य सुधार होगा। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और फिलहाल दोनों ही सदन सोमवार तक की स्थगित है। अब देखना है कि सोमवार को सदन में क्या कार्रवाई होती है या सोमवार को भी हंगामे के चलते फिर से सदन स्थगित करना पड़ेगा। विपक्ष के आरोपों को आपने सुना। अब देश प्रदेश में बात करते हैं प्रदेश की खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह मनाया गया। सीएम योगी ने उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा, साथ ही इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का आगाज बताया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव की 9 में से 7 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी इस जीत की लय और उत्साह को लगातार बरकरार रखना चाहती है। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम योगी ने उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के लिए नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा।
साथ ही यूपी उपचुनाव के नतीजों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज बताते हुए विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे 7 नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे, तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई ही देते रहेंगे। सीएम योगी ने उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए 2027 में फिर से कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने और मिशन मोड में काम करने का संदेश दिया। सीएम योगी के इन बयानों से साफ है कि उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी का सारा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव की तरफ है। और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर विपक्ष की शिकायतें अब महज जुबानी नहीं रही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष अब चुनाव आयोग पहुंच चुका है। विपक्ष का क्या आरोप है, रिपोर्ट देख लीजिए। एक तरफ महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नतीजों पर सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। ये वो चिट्ठी है जो कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को लिखा है और मतदान से लेकर गिनती प्रक्रिया तक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही ईवीएम को लेकर पुराना राग भी दोहराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनमाने ढंग से वोटरों को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक वोटरों को जोड़ा गया। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया कि जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में करीब 47 लाख नए वोटर शामिल किए गए। अपनी चिट्ठी में पार्टी ने दावा किया कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए वोटर जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। कांग्रेस ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के इन आरोपों का क्या जवाब देता है। और अब रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। खबर संभल से है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या निर्देश दिए हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े कदम उठाए और साथ ही साथ पूरे मामले में कुछ बड़े निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए। शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी 19 नवंबर को सिविल जज के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
कमेटी ने याचिका में कहा था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर बिना उसका पक्ष सुने सर्वे का आदेश दे दिया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे। संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां कड़े निर्देश दिए हैं, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा मजबूती से उठाया है। और आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं इस समय। खुद सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचे थे, वहां पर जो तमाम तैयारियां हो रही उनको लेकर उन्होंने खुद निरीक्षण किया और इस बार के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और तमाम तरह की जो विशेष तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं, वो भी प्रदेश से ही है और बात कर लेते हैं एक बार फिर से संभल की। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होनी थी, लेकिन इसको लेकर जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। फिलहाल के लिए जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सीलबंद ही रखने का आदेश दिया है। हालांकि रिपोर्ट को पेश करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसे अभी खोला नहीं जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर 8 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस मामले पर कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश भी नहीं हो सकी, लिहाजा कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए अगली तारीख देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। अब रिपोर्ट न पेश हो पाने के पीछे का कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है वो भी जानिए। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने बताया कि हिंसा की वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जिला सिविल कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद परिसर का सर्वे 19 और 24 नवंबर को किया गया था। जब हिंसा भड़की तो जनहानि भी हुई, जिसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट से रिपोर्ट तैयार के लिए अगली तारीख देने की गुजारिश की गई। कोर्ट ने अब इस मामले में 8 जनवरी की तारीख लगाई। वहीं कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकालतनामा दाखिल करने वाले एडवोकेट शकील ने मामले से जुड़े कागजातों की मांग भी की है, जिसकी तारीख भी 8 जनवरी दी गई है। कोर्ट वाइज कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हमने माननीय न्यायालय से 10 दिन का समय मांगा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, हमें 10 दिन का समय दे दिया। प्रेजेंट टाइम पे हम जो भी हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, जो फोटो आए हैं उससे एनालिसिस करेंगे। हमें लगता है कि सर्वे दोबारा करिए तो कोर्ट से क्लियर करेंगे। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकल। अब माना जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट अगले साल यानी 8 जनवरी 2025 को पेश हो सकती है। इसके चलते सुनवाई भी 8 जनवरी को ही होगी। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को संभल में जुम्मे की नमाज भी हुई और मामले की सुनवाई भी थी, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल में 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी लगातार होती रही और धर्मगुरुओं की तरफ से भी अपील की गई कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से दांव खेलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। क्या है वो नैरेटिव, रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें ऐलान है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। दिल्ली में प्रदूषण से लेकर करप्शन तक दिल्ली सरकार लगातार सियासी निशाने पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर मुद्दा बनाने की शुरुआत कर दी है। इस बीच सदन की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे और मांग की कि केंद्र सरकार सदन में आकर अपराधों से जुड़े मुद्दों पर सवालों के जवाब दे। गैंग रेप,
और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे, माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दें। में कानून व्यवस्था को लेकर आज आम आदमी पार्टी के संसदीय जो दल है उसने संसद भवन के परिसर में प्रोटेस्ट किया और इस लड़ाई को हम सदन से लेकर सड़क तक लेकर जाएंगे। कानून व्यवस्था दिल्ली में चरमराई हुई है, लोग परेशान हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आए दिन यहाँ पर कभी हम कोई धमाके की खबर देखते हैं, महिलाओं के रेप और उन पर उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, चोर डकैतियाँ हो रही हैं, गन शॉट्स हो रही हैं, फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं। तो इस लेकर सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली की जनता बहुत चिंतित है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी राजधानी में अपराध के मुद्दे को उठा चुके हैं और दिल्ली को क्राइम कैपिटल भी कह दिया है, जिसके बाद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में पुरजोर शोर के साथ उठाया है। और देश प्रदेश में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं अब दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण से लेकर करप्शन तक की खबर के बाद अब चलते हैं प्रदेश की खबर की ओर, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यूपी में कई जगहों पर छापे मारे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी ने यूपी में कानपुर से कुशीनगर तक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। ईडी ने सुबह कानपुर के श्याम नगर में छापेमारी की। कानपुर में अरविंद श्रीवास्तव नाम के इंजीनियर के घर पर छापेमारी हुई। अरविंद श्रीवास्तव IIT कानपुर से ग्रेजुएट है और पत्नी के साथ सिंगापुर में रहता है। अरविंद श्रीवास्तव सिंगापुर में राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस का काम संभालता है। इसी केस में गोरखपुर और कुशीनगर में भी ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले अतुल श्रीवास्तव के घर पर हुई है। अतुल के बैंक खातों में कई संदिग्ध इंटरनेशनल लेन देन हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अतुल की सॉफ्टवेयर कंपनी राज कुंद्रा के डिजिटल नेटवर्क को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। ईडी अतुल को हिरासत में लेकर जांच कर रही है कि क्या उसके जरिए पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म्स को अपडेट किया जा रहा था। ईडी की कार्रवाई ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हलचल मचा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्नोग्राफी के इस मामले में राज कुंद्रा के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खुलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं देश की, जिसका कनेक्शन बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा मजबूती से उठाया है। Well regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. भारत ने पूरी मजबूती से लगातार बांग्लादेश सरकार के सामने हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने और उनके खतरों के मुद्दे को उठाया है।
इस मामले पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों को केवल मीडिया की ओर से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश में बड़ा बवाल हो रहा है। इस मामले में भी भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। Globally well regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner. हम इस्कॉन को सामाजिक सेवा के मजबूत रिकॉर्ड के साथ विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन के तौर पर देखते हैं। जहां तक चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी का सवाल है, हमने उस पर अपना बयान दे दिया है। व्यक्तियों के खिलाफ मामले और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष और देश प्रदेश में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब बात महाकुंभ की। आपको बता दें कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और अब आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचा निषाद राज क्रूज। 13 दिसंबर को शृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का पीएम मोदी अनावरण करेंगे। गंगा आरती की भी बनाई गई है योजना। महाकुंभ में आस्था और आध्यात्म के बीच खेल को भी बढ़ावा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आदमकद प्रतिमा बनाकर तैयार। मेजर ध्यानचंद की आदमकद प्रतिमा करेगी महाकुंभ के अतिथियों का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को प्रतिमा का कर सकते हैं अनावरण। महाकुंभ के दौरान पहली बार इजरायल, अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम देशों के तीर्थयात्री गंगा आरती में होंगे शामिल। उनके साथ सेना के जवान भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या के प्रसिद्ध साधु संत महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए करेंगे पौधारोपण। अयोध्या के संतों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1,11,000 पौधे लगाने के लिए संकल्प। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की भी चिंता। श्रद्धालुओं की देखभाल करेंगे एम्स और आर्मी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे तैनात। परेड क्षेत्र में बन रहा है 100 बेड का अस्पताल। और देश प्रदेश में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।